कोई पुरुष तुम्हारे ऊपर चढ़ा आ रहा है, उसका मुंह क्यों नहीं तोड़ देना है? क्या हो जाएगा? तुम बैंडेज लगा लगा के जख्म को छुपा रहे हो बस, ताकि तुम्हें जख्म की जड़ का पता ना करना पड़े, क्योंकि जख्म की जड़ तुम खुद हो। TCS नासिक का केस था। अप्रॉक्स 8 फीमेल्स 4 साल तक चिल्लाती रहीं। अब जाके जस्टिस शायद मिलेगा। विमेन कमिटीज़ हैं जो ये सब ना हो उसका ध्यान रखती हैं। उसके बाद भी आचार्य जी हमें ये लगातार बेसिस पे आए दिन दिखती रहती है। क्योंकि हम एक ऐसे समाज से आते हैं जहां हमें बताया जाता है योर मनी इज योर आइडेंटिटी। पैसे के लिए अगर खुद को बेचना भी पड़े तो जा बेच दे झुन्नू। इतने कम FLPR के बावजूद भारत में 3 करोड़ महिलाएं काम करती हैं, उसमें से 70% कह रही हैं हमें हॉस्टिलिटी झेलनी पड़ती है। बताओ पॉश में कंप्लेंट्स कितनी आती हैं? तुम्हारा शोषण नहीं हो सकता अगर तुम आपको जितने भी आंकड़े पता है ना यौन शोषण के, वो कम है। ये वही ताऊ है जो दिन भर बैठ कर आइटम नंबर देख रहा था, तब तुमने विरोध करा क्या? तब तो तुमने कहा नॉर्मल है। ज्वेलरी का ऐड है तो लड़की की छाती तो दिखानी पड़ेगी ना, और ये सब कुछ समाज में नॉर्मल माना जाता है ना। और महिलाएं इसमें सिर्फ विक्टिम नहीं है, महिलाएं हिस्सा है। ये देवी को भी अब जिन रूपों में दिखा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। क्या हम इस पूरी सिचुएशन को इस एंगल से नहीं देख सकते कि वो जो फीमेल्स थी उन्हें कोई ना कोई उनकी जो मजबूरी रही होगी, जो उन्हें उस जॉब में भले ही वो हरास हो रही थी बट इसका मैं जवाब नहीं दूंगा। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी मेरा प्रश्न अभी हाल ही में जो केस TCS नासिक का केस था उससे रिलेटेड है। अप्रॉक्स 8 फीमेल्स 4 साल तक चिल्लाती रहीं। अब जाके जस्टिस शायद मिलेगा। उनके HR मैनेजर जो खुद एक फीमेल थी, कंप्लेंट्स को दबाने का आरोप है। आचार्य जी ये कॉरपोरेट सेक्टर है, यहाँ पे बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, लॉज रूल्स रेगुलेशंस, कमिटीज़, फीमेल विमेन कमिटीज़ हैं जो ये सब ना हो उसका ध्यान रखती हैं। उसके बाद भी आचार्य जी हमें ये लगातार बेसिस पे आए दिन दिखती रहती है, और ये एक बड़ा केस है तो इसलिए ज़्यादा उभर के आया है। तो आचार्य जी मैं पहला प्रश्न तो है कि मैं इसको समझना चाहूँगी कि ये अभी तक ऐसा क्यों है, चल रहा है, और ये अभी भी चल ही रहा है, इसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है। आचार्य जी ये मेरा प्रश्न है। आप लोगों को ताज्जुब क्यों हो जाता है जब ऐसी कोई घटना सामने आती है? मुझे इस बात का ताज्जुब है। 3 चीजें हैं TCS नासिक वाले मामले में, ठीक है? और तीनों बताना कोई अपरिचित अजनबी बातें हैं आपके लिए। पहली, कुछ पुरुष हैं जो महिला के शरीर पर चढ़ बैठना चाहते हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट। ये आपको अपनी जिंदगी में पहली बार पता चल रहा है? बोलो कि एक इंसान दूसरे के शरीर पर अपने तात्कालिक प्लेजर के लिए कब्जा कर लेना चाहता है, दूसरे के शरीर को वो तोड़ने मरोड़ने छत विक्षत करने को भी तैयार हो जाता है। ये कोई पहली बार तो नहीं पता चल रहा, ठीक है? तो ये सेक्सुअल हैरेसमेंट वाला हो गया। दूसरा केस आ गया कॉर्पोरेट इम्प्रॉपर्टी का, कि ये जो है कॉर्पोरेट मिसगवर्नेंस का केस है, कि जहां पर पॉश जैसे नियम मौजूद है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट पॉश, और महिला को अधिकार भी मिले हुए हैं, वो ईमेल लिख सकती है, व्हाट्सएप कर सकती है, ये सब मिला हुआ है। लेकिन उसके बाद भी एक बड़ी कंपनी में इस तरह का ब्लंडर चलता रहा। ये भी कोई आप पहली बार देख रहे हो? और ये ब्लंडर चलता रहा और वो महिलाएं 4 साल तक उस कंपनी में टिकी भी रहीं। ये आप पहली बार देख रहे हो क्या? कि
कॉरपोरेशंस में किसी का शोषण भी हो रहा है, पर फिर भी वो वहां पर काम करे ही जा रहा है, करे ही जा रहा है। ये पहली बार देखा है। ये जो यहां पर लोग बैठे हैं, इसमें से भी न जाने कितने होंगे, आप में से कितने लोग हैं जो अपने एम्प्लॉयर्स से खुश नहीं है? पैफ वाले हाथ नहीं उठाएंगे, बाकी लोग उठाइए। उसके बाद भी ये कल सुबह वहीं पहुंच जाएंगे। तो ये कोई आप पहली बार तो देख नहीं रहे हो कि कॉरपोरेशंस के अंदर एम्प्लॉयज का शोषण हो रहा है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, पर एम्प्लॉय फिर भी वहां रुका हुआ है, कोई खुल करके ना आवाज उठा रहा है ना विद्रोह कर रहा है। ठीक। और तीसरी इसमें एक और चीज है जो आपने सवाल में पूछी नहीं, पता नहीं क्यों नहीं पूछी, क्योंकि मीडिया में इस मामले का वही पक्ष छाया हुआ है, वो है रिलीजियस कोअर्शन। क्योंकि इसमें यह भी आ रहा है कि जो वहां पर उनके सुपरवाइजर्स थे और जो एजीएम था और जो एचआर की इसमें महिला थी, ये सब मुस्लिम थे, और कहा जा रहा है कि इसमें सेक्सुअल कन्वर्जन के लिए भी दबाव डाला गया है। तो ये भी कोई आप पहली बार देख रहे हो कि जहां रिलीजन को एक ट्राइबल आइडेंटिटी बना दिया गया है और कोशिश की गई है कि चलो तादाद बढ़ाएं, कन्वर्जन कराएं, और अफसोस जताया जा रहा है कि अरे फलाने की तादाद बढ़ रही है, हमारी संख्या कम हो रही है। ये सब तो आए दिन अखबारों में रहता है। तो इसमें नई चीज क्या हो रही है? नई चीज क्या हो रही है? रिलीजन का अर्थ बर्बाद कर दिया गया है, मजहब का मतलब तादाद कर दिया गया है। ये कोई नई बात है? तो ताज्जुब किस बात का है? पुरुष महिला का यौन शोषण करने को आतुर है, ये कोई आपने इतिहास में पहली बार देखा? तो इसमें ताज्जुब क्या हो रहा है इतना? बड़ी बड़ी कंपनियों के भीतर भी जबरदस्त तरीके के घोटाले चल रहे हैं। कैरियर कोई जिंदगी मान लिया गया है, इसीलिए आपका शोषण भी हो रहा हो तो भी आप उसी नौकरी में बसे रहते हैं। ये सब आपने पहली बार देखा है क्या? तो आपको आश्चर्य क्यों हो जाता है? मुझे आश्चर्य ये है कि ये मुद्दा हफ्ते भर से ऐसे चल रहा है जैसे पूरा देश हक्का बक्का, अरे ये अनपेक्षित क्या हो गया है, नई चीज क्या हो गई, नई चीज क्या हो गई। ये तो इस समाज में लगातार चल रही है, पूरी दुनिया में लगातार चल रही है, हर जगह हो रही है, हर घर में हो रही है। कंपनियों में भी जो लोग जाते हैं हमारे घरों और हमारे समाज से उठ करके जाते हैं, जो घरों में समाज में संस्कार में चल रहा है, वो कॉरपोरेशन में भी तो चलेगा ही चलेगा ना, कि नहीं चलेगा? तो वही हुआ है। और तीनों मुद्दे जो हैं, यौन शोषण, कॉरपोरेट ब्लंडर, मिसगवर्नेंस और रिलीजियस कोअर्शन, धार्मिक क्षेत्र में जबरदस्ती से किसी को दबाना, झुकाना या उसको धर्म परिवर्तन के लिए उकसाना, इन तीनों ही चीजों के केंद्र में कौन है? अहंकार। उसको कुछ नहीं पता धर्म क्या होता है। उसके लिए धर्म माने गुटबंदी, उसके लिए धर्म माने गिरोहबंदी, उसके लिए धर्म माने इधर वाले एक कबीले के, इधर वाले दूसरे कबीले के, चलो उनको मारते हैं, मारूंगा। उसके लिए धर्म माने अहंकार का और फलना फूलना और चर्बी इकट्ठा करना। आम आदमी के लिए धर्म का मतलब अहंकार का घटना नहीं होता। आम आदमी का मतलब होता है धर्म अहंकार की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति। धर्म माने अहंकार का पहला नारा। मैं मुसलमान हूं, काफिरों को मौत की घाट उतार दूंगा, या मैं ईसाई हूं, हिंदू हूं, बौद्ध हूं, कुछ भी और हूं, धर्म नारा है मेरा। और जब धर्म नारा है मेरा तो ठीक है। धर्म के नाम पे फिर और क्या होगा? जो कमजोर मिल गया उसको पकड़ो, कभी उसको लालच दो, कभी उसको धमकी दो और कहो चल तू मेरे तरफ आ जा, मेरी साइड आ जा। जो मिले उससे पूछा, हाँ तो किसकी साइड है? तू किसकी साइड है? बैनर दिखा अपना, बैनर क्या बैनर लगा रखा है तूने?
इसमें नया क्या है? ये सब हमारे इसी माहौल से, हमारी इसी हवा से उठ रहा है। जब इंसान धर्म को बिल्कुल बिकाऊ चीज समझ चुका है, जब इंसान धर्म को गैंगिंग अप का रूप दे चुका है, गैंग बनाना है, मेरा गैंग मेरा गैंग, और अगर बड़ा धर्म है तो मेरा इंटरनेशनल गैंग मेरा इंटरनेशनल गैंग। जब इंसान धर्म को इतना गिरा चुका है तो फिर वो अपनी तादाद बढ़ाने के लिए जहां कहीं पाएगा वहां पर कन्वर्जन की कोशिश करेगा। और क्या करेगा? और क्या करेगा? तो आश्चर्य क्या है? जब अहंकार शरीर को अपनी संपत्ति समझ लेता है तो अपनी बेचैनी को फिर वो शरीर के ही तो माध्यम से मिटाना चाहेगा ना। अब जवान हो गए हो और भीतर अहंकार बिल्कुल तड़प रहा है, बेचैन है अपनी अपूर्णता में, जिंदगी पता ही नहीं क्या होती है, कैसे जीना है, क्या करना है, कुछ पता नहीं है। तो पहली चीज क्या है? पहला औजार क्या मिला हुआ है? देह। अपनी बेचैनी को चलो देह के माध्यम से मिटाते हैं। देह के माध्यम से कैसे मिटाएं? ये कुछ लड़कियां हैं, इन पे मेरा बस चलता है, ये मुझे रिपोर्ट करती हैं और मुझे लग रहा है इन्हें पैसे की जरूरत भी है, चलो उनको पकड़ लो, उनका सेक्सुअल हैरेसमेंट करो। आपको पता है अभी एक लिंक्डइन सर्वे हुआ था, हैरेसमेंट तो नहीं लेकिन काम करने वाली 70% महिलाओं ने कहा कि उन्हें सेक्सुअल हॉस्टिलिटी झेलनी पड़ती है। हॉस्टिलिटी जरूरी नहीं है हैरेसमेंट बने, पर काम करने वाली 70% महिलाओं ने कहा उन्हें सेक्सुअल हॉस्टिलिटी झेलनी पड़ती है। बहुत होता है 70%। भारत में लगभग 3 करोड़ महिलाएं हैं जो काम करती हैं। यद्यपि बहुत कम है ये, हमारा FLPR 32% है, बाकी दुनिया का 52% है, हमारा 32% है। इतने कम FLPR के बावजूद भारत में 3 करोड़ महिलाएं काम करती हैं, उसमें से 70% कह रही हैं हमें हॉस्टिलिटी झेलनी पड़ती है। बताओ पॉश में कंप्लेंट्स कितनी आती हैं? प्राइवेट लिस्टेड सेक्टर में 3000 से भी कम। पॉश कानून 2013 का है, बहुत पुराना है, 10 साल ज्यादा पुराना हो गया, और आज भी उसमें साल भर में जो सेक्सुअल हैरेसमेंट की महिलाएं कंप्लेन करती हैं वो 3000, उसमें अभी PSU वगैरह और जोड़ दो तो 10-20 हजार हो जाएगा। पब्लिक भी जोड़ दो, पब्लिक सेक्टर, तो 3000 से बढ़ के मान लो 10,000 हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। तो भी 3 करोड़ के सामने 10-20 हजार क्या होता है? 0.1% से भी कम, 0.1% से भी कम। 70% महिलाएं कह रही हैं कि वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हॉस्टिलिटी है, और शिकायत करने कितनी गई हैं? तो बाकी क्या कर रही हैं? बाकी कैरियर बना रही हैं, क्योंकि हम एक ऐसे समाज से आते हैं जहां हमें बताया जाता है योर मनी इज योर आइडेंटिटी। पैसे के लिए अगर खुद को बेचना भी पड़े तो जा बेच दे झुन्नू, जा जा। मैं विक्टिम ब्लेमिंग नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन याद रखो तुम्हारा शोषण नहीं हो सकता अगर तुम मुट्ठी भींच कर खड़े हो जाओ कि नहीं होगा। बिल्कुल FIR होनी चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, और मिलेगी भी। केस मीडिया में इतना आ गया है, दोषियों को बिल्कुल सजा मिलेगी, बहुत अच्छी बात है सजा मिले, लेकिन उनको सजा मिलने से महिलाओं का यौन शोषण रुकेगा नहीं। महिलाओं का यौन शोषण सिर्फ महिला खुद रोक सकती है और कोई नहीं रोक सकता। बात आ रही है समझ में? लोग कह रहे हैं अरे पॉश ने काम नहीं किया, पॉश ने काम नहीं किया, मैनेजमेंट ने ध्यान नहीं दिया, इतनी ईमेल्स गई थी, इतने व्हाट्सएप किए गए, किसी ने ध्यान नहीं दिया। आप ये जताना चाहते हो कि व्यवस्था तो ठीक बनी है, व्यवस्था का पालन नहीं हुआ।
आप बताना चाहते हो कि प्रॉब्लम प्रोसीजरल है, प्रोसीजर का पालन नहीं हुआ। मैं आपसे कह रहा हूं प्रॉब्लम स्ट्रक्चरल है। बात यह नहीं है कि व्यवस्था अच्छी थी, ठीक से चलाई नहीं गई। मैं कह रहा हूं तुमने जो व्यवस्था बनाई है वो खड़ी ही गलत बुनियाद पर है। प्रॉब्लम स्ट्रक्चरल है। पॉश वगैरह बिल्कुल होने चाहिए, पर क्या करोगे अगर महिला वहां शिकायत करने ही ना जाए तो क्या कर लोगे? और जितने मामलों में शिकायत होती है उनमें भी कन्विक्शन कितनों में हो जाता है? क्या कर लोगे? याद रखो, जब तक हम उस जमीन को ही नहीं बदलेंगे जिससे इस तरीके के विश्व वृक्ष पैदा होते हैं, तो अलग अलग जहरीले पेड़ों को काटने से कुछ नहीं होगा। तुम 3 काटोगे 30 तैयार हो जाएंगे। बात आ रही है समझ में? ये इंसान है भाई, इंसान। इसको नहीं पता ये कौन है, तो ये आंख बंद करके कट्टर होकर के मजहब को ही अपनी पहचान मान लेता है, बिना ये जाने कि वो खुद कौन है। उसको नहीं पता कि मैं कौन हूं और मजहब माने क्या, पर वो कहता है नहीं मैं यही हूं और ये कर दूंगा और जान ले लूंगा और ये कर दूंगा, कुछ भी कर दूंगा, अपना बदन भी उड़ा दूंगा, सुसाइड कर दूंगा, जिहादी बन जाऊंगा। ये इंसान है। इस इंसान को सही शिक्षा की जरूरत है। और मैं उस शिक्षा की नहीं बात कर रहा जो हमारे स्कूल कॉलेज में है, वो शिक्षा तो उन टीसीएस वालों के पास भी रही होगी। मैं इनर एजुकेशन की बात कर रहा हूं, एजुकेशन ऑफ द सेल्फ। और वो एजुकेशन ऑफ द सेल्फ जब तक तुम भारत के, दुनिया के हर बच्चे को नहीं दोगे, हर कंपनी में, वो प्राइवेट हो, पब्लिक हो, आईटी सेक्टर में हो, कहीं और हो, तुम्हें इस तरह के घोटाले मिलते ही रहेंगे, ये वारदातें होती रहेंगी। और 100 में से छिटपुट 1-2 वारदात जब सामने आ जाएगी तो तुम उस पर कुछ दिनों के लिए शोर मचा लोगे, फिर मामला ठंडा पड़ जाएगा। जो असल समस्या है उसको समझो, तभी असल समाधान हो पाएगा। हम बस बीटिंग अराउंड द बुश कर रहे हैं। घाव पर हम बैंडेज लगा रहे हैं, रंगीन बैंडेज, सुगंधित बैंडेज। और मैं आपसे कह रहा हूं द बैंडेज इज द बॉन्डेज। तुम बैंडेज लगा लगा के जख्म को छुपा रहे हो बस, ताकि तुम्हें जख्म की जड़ का पता ना करना पड़े, क्योंकि जख्म की जड़ तुम खुद हो। अभी मैं जिससे बात कर रहा हूं, द ईगो, अहंकार, वही कह रहा है कि उसको जख्म लगे हुए हैं, और जख्म की जड़ तक जाएगा नहीं वो, क्योंकि वहां पर वो खुद को खड़ा पाएगा। जब तक हम अपनी शिक्षा को, अपने समाज को ही नहीं बदल देते, तब तक ऐसे मामले कभी इस रूप में कभी उस रूप में चलते ही रहेंगे। तुम नहीं रोक पाओगे। आ रही है बात समझ में? हां, सेंसेशन बनाने के लिए मीडिया को मसाला मिल जाएगा, लोगों को बात करने के लिए, जबान चलाने के लिए एक आध हफ्ते के लिए सामग्री मिल जाएगी, फिर खत्म। खासकर जहां महिला शामिल हो, खासकर जहां जवान महिला शामिल हो, खासकर जहां यौन उत्पीड़न शामिल हो, खासकर जहां पर मजहबी कोण हो, जहां हिंदू मुस्लिम शामिल हो, जहां धर्मांतरण का मुद्दा शामिल हो, वहां मसाला पर्याप्त मिल जाता है। मसाला मिल जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। जो शोषण चल रहा है, जो नालायकी चल रही है, वो ऐसी की ऐसी चलती ही रहेगी। बदलो, घरों को बदलो, शिक्षा को बदलो, परवरिश को बदलो, एक एक इंसान तक खुद की पहचान को लेकर के आओ। आत्मावलोकन और आत्मज्ञान के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यह बात सुनने में आपको बोरिंग लगे तो लगे, पर इसके अलावा कोई दवाई नहीं है। आचार्य जी, इसी पर एक छोटी सी बात और है। क्या हम इस पूरी सिचुएशन को इस एंगल से नहीं देख सकते कि वो जो फीमेल्स थी, उन्हें कोई ना कोई उनकी जो मजबूरी रही होगी, जो उन्हें उस जॉब में, भले ही वो हरास हो रही थी, बट
और ऐसे कई महिलाएं 70% ऑफ द वर्किंग फीमेल्स अगर उसमें झेल रहे हैं, तो उनके पास, क्योंकि इन इंडिया या जो हमारी व्यवस्था है जहाँ पे फीमेल्स को अपने इंडिपेंडेंस के लिए इनकम अर्न करना ये उनकी बेसिक नेसेसिटी है, तो उनकी मजबूरी पूरी तरह से उनके हरासमेंट में। इसका मैं जवाब नहीं दूंगा, मेरी मजबूरी है। पिछले 36 घंटों में मैं चौथी बार आपके सामने खड़ा हुआ हूं। उसके अलावा सड़कों पे जहां जा रहा हूं वहां लोग मिल रहे हैं, वो भी बात कर रहे हैं, अभी मीडिया से भी बात करी, मैं बाइक चलाकर आया था, मैं बहुत थक चुका हूं। मैं आपसे कोई बात नहीं करूंगा, मेरी मजबूरी है, मुझे नहीं करनी। मेरे पास पर्याप्त कारण है और मेरे सारे कारण वाजिब हैं, वैध हैं। मैं मजबूर हूं। दिखाओ कि मेरी मजबूरी झूठ है। नहीं है झूठ। एक एक बात जो बोल रहा हूं वो फैक्चुअल है। मैं मजबूर हूं, मैं आगे नहीं करूंगा आपसे बात। मर तो जाओगे ही एक दिन, मौत के सामने तो मजबूर हो ही जाना है। उससे पहले काहे मजबूरी मजबूरी का रोना रो रहे हो? सौदा होती है मजबूरी, स्वार्थ होते हैं। विक्टिम ब्लेमिंग फिर कह रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह एक चुनाव की बात होती है, चुनाव की बात होती है। मैं शोषण को मंजूर कर रहा हूं क्योंकि बदले में मुझे कुछ लाभ मिल रहे हैं। तुम्हें जो लाभ मिल रहे हैं वो बहुत छोटे हैं और जो तुम गवा रहे हो बहुत बड़ा है, लेकिन ये तुम्हें बताने वाला कोई नहीं है। नहीं तो तुम ठीक अभी विद्रोह कर दो, तुम झेलते नहीं रहोगे। जो आएगा तुम पे चढ़ने के लिए ठीक अभी तुम मुंह तोड़ दोगे उसका। पुरुष हो, तुम्हारा बॉस हो, सुपरवाइजर हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी को नहीं बख्शोगे तुम। क्या हो जाएगा? नौकरी चली जाएगी। तो करना ना संघर्ष, गुजरना मुश्किलों से, थोड़ी कठिनाई उठाना, खोजना दूसरी नौकरी, यही तो होगा। कठिनाई क्यों नहीं उठानी है? संघर्ष क्यों नहीं करना है? कोई पुरुष तुम्हारे ऊपर चढ़ा आ रहा है, उसका मुंह क्यों नहीं तोड़ देना है? क्या हो जाएगा? शोषण करने वाला तो नालायक है ही। जो शोषण बर्दाश्त करता चले उसके साथ भी सहानुभूति रखना उचित नहीं होता। और क्या दम था इस मामले में शोषण करने वालों में? ये कोई बहुत बड़े पद पर बैठे प्रभावशाली लोग नहीं थे, एक साधारण किस्म के एम्प्लॉय थे। और ये शायद कॉल सेंटर था, है ना? ये कोई बहुत क्वालिफाइड टेक्निकल प्रोफेशनल्स भी नहीं थे। इनका विरोध करा जा सकता है, इनको गिराया जा सकता है। कोई तुम्हारे ऊपर दो दो दिशाओं से चढ़ा आ रहा है, तुमसे कह रहा है कि धर्म बदल लो, तुमसे कह रहा है कपड़े उतारो, तुम क्यों नहीं उसका मुंह तोड़ देते? आप गीता छात्र हो, क्या बोलते हैं श्री कृष्ण? स्वधर्मे निधनम श्रेय, और परधर्म भयावह होता है। पर कहां हमने वेदांत पढ़ना है? हम तो खुद को कहेंगे हम सेकुलर रेशनलिस्ट्स हैं, और वेदांत पढ़ के तो हम रिग्रेसिव हो जाएंगे, बैकवर्ड हो जाएंगे, ऑर्थोडॉक्स हो जाएंगे। पिछड़ेपन की निशानी है फिलॉसफी पढ़ना।
गांधी के पास क्या था? ताकत थी, क्या था? दुबला पतला आदमी, और नेतृत्व भी गरीब लोगों का कर रहा है। पर उस आदमी को अपनी नजर से जो कुछ भी ईमानदारी से ठीक लगता था ना, उस पे वो अड़ जाता था। गांधी जी की ताकत थी उनकी जिद, सच को लेकर उनका आग्रह। अब ये अलग बात है कि जिसको वो सच समझते थे वो किस हद तक सच था, उस पर बहस हो सकती है। पर एक बात पक्की थी, जो उनको ठीक लगा फिर उससे पीछे नहीं हटते थे। वो ये नहीं देखते थे कि दुश्मन कितना ताकतवर है, ये नहीं देखते थे अंजाम क्या होगा, और अंजाम कुछ भी हो सकता था, कुछ निश्चित नहीं था। अंग्रेजों का कुछ नहीं बिगड़ जाता, ऐसे इनको ही मार दे। तो कितनों को मार दिया अंग्रेजों ने, एक लाठी लगनी थी। बूढ़ा आदमी, निष्काम कर्म, और क्या सिखाती है गीता? जो सही है उसके अंजाम की परवाह मत करो। एक बार तो आपसे यह भी कहा था मैंने कि सही काम के अंजाम की परवाह करना ही पाप है। हुँ? जिस इंसान के जीवन में कृष्ण का कुरुक्षेत्र उतरने लग गया ना, उसको दबाया नहीं जा सकता। समझ रहे हैं? और कुछ इसी संबंधित? इसी से ऑलमोस्ट रिलेटेड एक क्वेश्चन था। अभी हमने बात करी थी टीसीएस में। मैं कुछ बच्चों को पढ़ाता हूँ, वो 11th-12th में होते हैं, एंड उनमें काफ़ी फीमेल्स हैं, क्योंकि मैं गीता की बातें भी उन तक पहुँचाता हूँ, आपकी लर्निंग्स भी। तो उनमें से कुछ ने अपने साथ, जो उनके साथ चाइल्डहुड में एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो कि ऐसे ही होते हैं, किसी ताऊ जी ने कुछ कर दिया, भैया, पापा, चाचा, जो भी। ये तो एक साइड हुआ। कई बार मेल्स ने भी बताया है कि हमने भी गलती से अपनी बड़ी दीदी या बड़ी बहन इनके साथ करा। और मैं जब ये सब कुछ देख रहा होता हूँ तो मैं कंटिन्यूसली, क्योंकि उनको थोड़ा ऑब्जर्व तो करता ही हूँ कि हाउ दे प्रोसीड इन लाइफ, और वो जो भी छोटी मोटी हरकतें करते हैं, तो मैं एक मेजर इम्पैक्ट ऑफ दैट डिस्टॉर्शन पाता हूँ। तो इस चीज को हम अगर जैसे पढ़ते हैं कि क्लासिकली धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, तो बहुत इनिशियली ही अगर इतना मेजर सॉर्ट ऑफ डिस्टॉर्शन हो जाए तो उसको आइडेंटिटी का पार्ट बना लेता है, और फिर कभी भी एक्सेप्टेंस उसको देता नहीं है। मतलब जब भी इन बच्चियों से मैंने पूछा कि आपने कभी पहले बताया क्यों नहीं, और इन लड़कों से भी पूछा कि पहले कभी खुल के बात क्यों नहीं करी इस पे, तो वो कहते हैं कि हम तो भूल गए इसको। और मैं देख पाता हूं उनकी हरकतों में आज भी वो सब छोटी छोटी तरीके से मौजूद है। और जब ये बात मुझे पता पड़ी धीरे धीरे, जब लोगों ने खुल के बताया, तो फिर मुझे बहुत अजीब लगा, और मुझे लगा, मैंने उस समय खुद को भी थोड़ा असहाय पाया कि इतनी शुरुआती उम्र में अगर वो लड़का है तो उसके साथ डिस्टॉर्शन हो गया, क्योंकि उसको भी नहीं पता उसने कैसे कर लिया। बहुत छोटी उम्र, मान लो 12, 14, 15 साल, विच इज वेरी इनिशियल एज। और सेम फीमेल के साथ जब ऐसा डिस्टॉर्शन, और सर गर्ल्स के साथ तो ये नंबर मुझे आंकड़े नहीं पता, पर बहुत ज्यादा होते हैं कि बहुत बचपन में ऐसे केसेस होते रहते हैं। और यार समस्या ये है कि तुम मुद्दा सिर्फ तब उठाते हो जब एक्चुअल फिजिकल एग्रेशन हो जाता है, तब तुमको लगता है कुछ हो गया। घर में किसी ने आकर के घर की लड़की के साथ कुछ कर दिया, ज्यादातर वो घर का ही कोई सदस्य होता है, ठीक है, उसने आकर कुछ कर दिया, तो तब तो लेते हो मुद्दा बन गया, मुद्दा बन गया। और उसी घर में टीवी चल रहा होता है जिसमें एक के बाद एक आइटम नंबर आ रहे होते हैं, तब आपत्ति करते हो क्या? ये जो ताऊ जी आए थे, घर की बच्ची का यौन शोषण कर गए रात में चुपके से, ये वही ताऊ है जो दिन भर बैठकर आइटम नंबर देख रहा था, तब तुमने विरोध करा क्या? तब तो तुमने कहा नॉर्मल है। नॉर्मलाइज वहां होता है पहले,
जब तुम बजट गिनते हो, अरे एक फिल्म है 500 करोड़ कर गई, और वो जो फिल्म है वो 500 करोड़ आधा इसलिए कर गई क्योंकि उसमें गजब का सेक्स और वायलेंस था, तब तो तुम कहते हो तो नॉर्मल सी बात है ना, हम तारीफ तो करेंगे ही किसी फिल्म ने इतना कमाया है। अगर सेक्सुअल बेसिस पर चलने वाली फिल्म का कमाना नॉर्मल है तो फिर घर में सेक्सुअल वायलेंस का होना भी नॉर्मल है। ये मैट्रिमोनियल ऐड जो होते हैं, इनसे ज्यादा अश्लील तुमने कुछ और देखा है? लड़के की आमदनी बताएंगे, ये बताएंगे, वो बताएंगे, लड़की का बताएंगे सुंदर है, ऐसा रंग है, इतनी हाइट है, दुबली पतली है। जिस घर में ऐसे मैट्रिमोनियल ऐड दिए जा रहे हो, उस घर में किसी बच्ची का अगर मोलेस्टेशन भी चल रहा है तो तुमको ताज्जुब क्यों हो रहा है? ये जाकर के देखो, ये जो सब ज्वेलरी के होर्डिंग्स होते हैं जिनमें गहनों के विज्ञापन होते हैं, देखो उसमें बिल्कुल एक कामिनी खड़ी कर दी जाएगी वहां पर, जिसको देखते ही तुम में और कोई विचार आए ही ना सेक्स के अलावा, और उसको खूब सारा सोना और चांदी और हीरे और रतन पहना दिए जाएंगे, और साथ में उसका ब्लाउज थोड़ा नीचा कर दिया जाएगा, और ये सब कुछ समाज में नॉर्मल माना जाता है ना। ये तो नॉर्मल सी बात है। ज्वेलरी का ऐड है तो लड़की की छाती तो दिखानी पड़ेगी ना, ये नॉर्मल है। फिर अब जिस घर में वही मैट्रिमोनियल दिया गया और ऐसी ही ज्वेलरी खरीदी गई, उस घर में लड़की का मोलेस्टेशन हो रहा है, तो तुमको आश्चर्य क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? शादियों में जाकर के देखो, अभद्रता, अश्लीलता, फूहड़ता, और हम बोलते हैं हम सज्जन लोग हैं और हमारे यहां वेडिंग हो रही है। वो जो वेडिंग से तुम कर रहे होते हो वो सज्जनता होती है? छोटा बच्चा भी वहां चला जाए तो जो कुछ शादियों में चल रहा होता है उसको देख के बिगड़ जाए। और घरों की लड़कियां महीने महीने भर पहले से शरीर को सजाना संवारना शुरू कर देंगी, लाखों लाखों रुपए जाकर के सैलून पार्लर्स में लगाएंगी, जितना रिवीलिंग हो सके उतना परिधान पहनेंगी। चोली भैया थोड़ी और बैकलेस हो सकती है क्या? घाघरे में कट डाल दो भैया। ऐसी शादी के बाद फिर जो घर में लड़की पैदा होगी उसका मोलेस्टेशन हो घर में ही, तो तुम्हें इसमें ताज्जुब क्या है? और महिलाएं इसमें सिर्फ विक्टिम नहीं है, महिलाएं हिस्सा है। अब तो घोड़ी के आगे महिलाएं भी नाच रही होती हैं और उतने ही अश्लील तरीके से नाच रही होती हैं, और ये सब कहती हैं हम तो अच्छे घर की बहू बेटियां हैं। आप बड़े भोले लोग हो ना, आप सोचते हो सारी नालायकी करोगे पर उसके अंजाम से बच जाओगे, है ना? हाँ हाँ, जा करके ना जो पॉपुलर न्यूज वेबसाइट्स है उनको भी देख लेना। पहले के 4 लिंक होते हैं न्यूज के, उसके बाद 14 लिंक होते हैं कि किस एक्ट्रेस का वार्डरोब मेल फंक्शन हो गया, कौन बिकनी में कितनी हॉट लग रही है, और ये सब रिस्पेक्टेबल न्यूज वेबसाइट्स हैं। और आप वहां जाते हो गंभीर न्यूज सीकर बनके, या हॉटी की पॉटी, और सबसे ज्यादा क्लिक्स उन्हीं पर आते हैं।
आपको जितने भी आंकड़े पता है ना यौन शोषण के, वो कम है। सबका हो रहा है। बात व्यक्ति की नहीं है, वातावरण की है, मनुष्य की नहीं है, माहौल की है। जब हवा में ही जहर होगा तो सबके फेफड़ों में जाएगा। यहां ताज्जुब उनका है जिन घरों में कहा जाता है नहीं हमारा घर तो एक्सेप्शन है, हमारा घर तो बहुत सात्विक है, हम धार्मिक लोग हैं, हमारे घरों में ये सब नहीं होता। सबसे बड़े झूठे तो ये लोग हैं। अगर कहीं नहीं हो रहा है तो उसकी भी सिर्फ एक वजह हो सकती है, डर। जिसमें करने की हवस है वो हो सकता है थोड़ा दब्बू हो और लड़की थोड़ा तेज तर्रार हो, तो बुरी नीयत के होते हुए भी अभी तक काम अंजाम तक नहीं पहुंचा, बस ये हो सकता है। पर नीयत ही खराब ना हो, ये तो बड़ा मुश्किल है। और नीयत खराब मतलब फिर उसमें ऐसा लग रहा है जैसे कि पुरुषों का ही दोष है। महिलाएं भी बढ़ चढ़कर अब इसमें भागीदार हो चुकी हैं। मामला लगभग सौदे जैसा होता जा रहा है। अभी नवदुर्गा पर मैं हैरान था। ये लोग या तो बहुत ही नालायक हैं या एकदम मूर्ख हैं। ये देवी को भी अब जिन रूपों में दिखा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। इनकी मूर्खता, इनका अज्ञान, इनकी कामना सब हदें पार कर चुके हैं। ये देवी को भी नहीं छोड़ रहे। जो देवी को नहीं छोड़ रहा वो घर की बेबी को छोड़ेगा क्या? कितनी ही महिलाओं ने आकर के पहले इधर उधर घुमा घुमा के बात करी और फिर अंत में मालूम है क्या कहा है? घर में हमारी छोटी बेटी है, मैं इसको इसके पापा को देते हुए भी डरती हूं। मैं नहीं चाहती इसके पापा इसको घुमाने भी ले जाएं, यहां तक कि इसको गोद में भी उठाएं, मुझे ठीक नहीं लगता, क्योंकि मैं इसके बाप को जानती हूं कैसा है। ये खुद मां कह रही है। आगे की बात ये होती है, पूछता हूं एक बात बता, ये जबरदस्त खुलासा तुझे कब हुआ? बोलती है मुझे तो बहुत पहले से पता है। तो मैंने कहा बिटिया तो तेरी 2 ही साल की है। जब तुझे बहुत पहले से ये सब पता था तो तूने उसी पुरुष के साथ संतान पैदा करना क्यों चुना? वो कोई जवाब नहीं दे पाती क्योंकि उसने भी सौदा कर रखा है। और कुछ? सर बस इसी में ये चीज थी कि लोग अभी स्टूडेंट्स थे, मतलब दे आर वेरी यंग। उन लोगों के लिए इस पूरे एक्सपीरियंस से उभरना, उन लोगों के लिए मतलब वी गेट इट फॉर व्हाट इज मैं अराउंड इसमें अस। क्या जवाब दे सकता हूं? तुम चाहते हो मैं आउटरीच करूं?
हाय हाय नारे लगाऊं क्या? जवाब क्या चाह रहे हो? समस्या क्या है? फॉर देयर इंडिविजुअल, मतलब उनका इंडिविजुअल बैटल क्या है इसमें, क्योंकि एट द एंड इट इज द इंडिविजुअल सफरिंग फॉर देम, मतलब या फिर उनकी अपनी दिक्कत है। वो तो ये नहीं कह सकते समाज का था, ये था, वो इससे कैसे लड़े, क्योंकि वो आए दिन समाज में जो कुछ भी हो रहा है उसका असर तुम तक आएगा ही आएगा। तुम सिर्फ एक तरीके से बच सकते हो कि समाज से स्वार्थ और सुविधाएं कम से कम कर दो। जब तक तुम समाज के बीच रह रहे हो, समाज की हवा में सांस ले रहे हो, जो समाज का माहौल है वो तुम्हारे द्वार तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तुम बस ये कर सकते हो कि तुम उस सौदे को ही नामंजूर कर दो। तुम कह दो जो भी अंजाम होगा मुझे ये सौदा मंजूर नहीं है, बात खत्म। इतना छोटा कोई नहीं होता कि उसको कुछ बातें समझ में ना आए। भाई स्टूडेंट है तो 12, 14, 16, 18 साल का तो होगा। हाँ, तो ये इतनी उम्र काफी होती है जानने के लिए कि मेरा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं। यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।